अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जहां एक जानिब कैनाल्स के मामले पर मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है, वहीं पंजाब और सिंध के वज़रा के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुसलसल तीसरे दिन सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उनसे कैनाल्स के मामले पर गुफ्तगू में दोनों जानिब से इस मामले को मुज़ाकरात की मेज पर हल करने पर इतफाक किया गया। राना सनाउल्लाह ने कौम परस्त रहनुमा अयाज लतीफ़ पलीजो, जैन शाह और JUIF के रहनुमा राशिद सोमरो से भी राब्ते किए और उन्हें भी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कैनाल के मामले पर मुज़ाकरात की दावत दी। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने इस हवाले से इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी भी बना दी है जो इस मामले पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर चुलिस्तान कैनाल्स के मामले पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी अब तक अपनी बात पर कायम है कि वो किसी सूरत कैनाल्स को कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज मीडिया से गुफ्तगू में इस बात को दोहराया, पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत नहरें नहीं बनने देगी। गारंटी दे रहा हूं, अगर आप मेरे से गारंटी किसी किस्म की भी लेना चाहते हैं कि ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की ताकत की वजह से, पाकिस्तान के लोगों की ताकत की वजह से कभी बनने नहीं देगी। कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हमने। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के बयान के रद्द-ए-अमल में पंजाब की सीनियर वजीर उज़्मा बुखारी का कहना था कि मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसानों की फिक्र है। पंजाब के किसानों को फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद है। मुराद अली शाह और इनकी जमात 16 सालों से हुक्मरान है, अपनी कारकर्दगी बताएं। उनका यह भी कहना था कि मुराद अली शाह पंजाब से मिलाने वाली सिंध की मरकजी शाहराह को बंद करने वाले मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। उनको अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने उज़्मा बुखारी के इस बयान को तनकीद का निशाना बना हुए नून लीग को वार्निंग दे डाली। इस इशू पे अनफॉर्चुनेटली PMLN के संजीदा लोगों से बातचीत हो रही है और PMLN के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोज़ाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं। कुछ उनके वज़रा भी हैं जो उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से कि वो बातों को बनाना नहीं चाहते या उनका कोई ज़ाती झगड़ा है आपस में फेडरल गवर्नमेंट से पंजाब गवर्नमेंट का। पीपल्स पार्टी और वफाक के दरमियान कैनाल्स के मामले पर बर्फ पिघलती भी नजर आ रही है, लेकिन दोनों जानिब से मुज़ाकरात की मेज पर बैठने पर आमादी का इज़हार मसले की जानिब पहला कदम करार दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सूबाई वज़रा के तनकीदी नशर दोनों पार्टियों के दरमियान माहौल को कशीदा कर रहे हैं। नून लीग कैनाल्स के मामले पर एक नुक्ता ये भी उठा रही है कि सिर्फ पंजाब की नहर को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत सिंध और पंजाब में 2-2 जबकि बलूचिस्तान और KP में 1-1 नहर निकाली जा रही है। इनकी बात क्यों नहीं की जा रही। गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने भी कुछ इसी किस्म का शिकवा किया। इतराज तो एक नहर पे हो रहा है ना जो चोलिस्तान से मुतलका है, बाकी 5 का तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। उनमें से 2 तो सिंध की हैं। ठीक, तो सिंध अगर उनको नहीं निकालना चाहता तो वो सिंध के अपने इख्तियार में है, उसके ऊपर तो हमें एतराज करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से एक जो है वो बलूचिस्तान से मुतल्लक है और एक जो है वो KPK से मुतल्लक है, 2 जो है वो पंजाब से मुतल्लक है। दूसरी का कोई जिक्र नहीं करता। ये चोलिस्तान वाली जो है उसके ऊपर सारे एतराजात हैं। आज सेनेट के इजलास में कैनाल्स के मामले पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुनाफिकाना सियासत के नारे लगाए गए, जबकि कैनाल्स के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ईवान से वॉकआउट किया। सेनेटर शहरी रहमान के मुताबिक अगर पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कैनाल्स का मामला क्या तय पा जाएगा। वफाक के पीपल्स पार्टी से राब्ते और पंजाब हुकूमत के लफ्जी हमले मामलात को किस जानिब लेकर जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर। चोलिस्तान वाला मामला जो है दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन बुनियादी जो चीज़ अभी तक समझ आई है वो ये कि वफाक के जो वज़रा हैं उनका रवैया थोड़ा सा नर्म है, लेकिन पंजाब के वज़रा के बयानात काफ़ी सख्त हैं। मुराद अली शाह के बारे में जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपको भी क्या ऐसा लग रहा है कि मामलात खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग?
देखिए, मौक़िफ़ की सख्ती तो खैर अफराद के ऊपर मुनहसर है। बहुत दफ़ा ये होता है कि अफराद पे मुनहसर होता है और कई दफ़ा ज़रा स्पर ऑफ द मोमेंट भी हीट बढ़ जाती है। लेकिन इस मामले को पहले दिन से ही बहुत टैक्टफुली हैंडल करने की ज़रूरत थी। उसमें ज़रा डिले हो गया है और पोजीशनें आस्ता आस्ता सख्त होती गई हैं। आपको याद होगा, आपके कई प्रोग्रामों में मैंने बहुत दिन पहले, यानी कई महीने पहले ये कह लीजिए कि मैंने कोशिश की और पैगाम दिए, लोगों से मिल के भी जो जिम्मेदारान हैं उनको भी कहा कि अभी हमारे इस प्रोग्राम इश्यूज की वजह से हमारे लफ्ज़ों में तलखी आ गई है। अब आस्ता आस्ता लहजे तल्ख हो रहे हैं। खुदा न खास्ता ताल्लुकात में तलखी ना आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि अप्रोप्रिएट फोरम पे मामलात को हल किया जाए। वो डिले कर दिया गया। हिकमत थी क्या था या वक्त नहीं मिल सका। अब इस मामले को अगर वफाकी हुकूमत ने डायलॉग का अमल शुरू किया है, जो बहुत पहले सिंध ने शुरू किया था, तो बेहतर अमल है। ऐसा ही तरीकाकार जो है वो वफाक के अंदर किसी एक को दूसरे पे अपनी राय मुसल्लत करने का हक नहीं है। असल में थोड़ी तलखी इसलिए भी बढ़ गई कि जब सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इसको अपोज किया गया, जो बहुत पहले से किया जा रहा था केयर टेकर गवर्नमेंट में भी और उसके बाद भी, लेकिन फिर एक वक्त आया जब सदर साहब की ज़ात को अपने आर्गूमेंट के लिए उन्होंने एक हदफ तनकीद बना दिया कि जी सदर साहब ने मंजूरी दी थी, सदर साहब ने मंजूरी दी थी, और उसके नतीजे में सिंध गवर्नमेंट को या पीपल्स पार्टी के लहजों में भी तलखी आई कि ऐसा कुछ नहीं था। सो इससे ये मामला और बढ़ता गया और जब एक तरफ से तल्ख गुफ्तगू होती है तो फिर दूसरी तरफ से भी उसके जवाब इसी रंग में, इसी लहजे में आते रहते हैं। यही मामला हमारे ताल्लुकात के तनाव का अक्सर बायस बनता है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने अगर इस पे आगे पेशरफ्त की है, देर आए दुरुस्त आयत, यही एक बेहतर रास्ता। ठीक। अच्छा, राना से कल प्रोग्राम में बात हो रही थी, सवाल उनसे किया कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। वो बुलाएं तो हो सकता है चंद ही घंटों में मामला हल हो जाए। तो उनका कहना था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में तो सिर्फ मंजूरी होगी और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, वो उससे पहले अगर मुज़ाकरात का आगाज करके हम दूर कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए ना, ये तो किसी मामले के हल के मुख्तलिफ तरीके हैं। ये भी एक मुनासिब तरीका है कि आप दूसरे फरीक से गुफ्तगू करके बैकडोर में बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं और कोई बेहतर सोल्यूशन निकलता है तो अल्टीमेटली वो सोल्यूशन जो है वो लार्जर फोरम में लाके डिस्कस होगा और डिस्कशन होने के बाद वहां से अप्रूव होगा। लेकिन ये जो छोटी मीटिंग्स या पसे पर्दा मीटिंग्स होती हैं, उसकी वजह, या बंद कमरों में जो मीटिंग्स होती हैं उसकी वजह ये होती है कि कई दफ़ा बड़े फोरम्स पे डिस्कशन से किसी न किसी तरफ से कोई बात ऐसी हो जाती है जिससे कंक्लूजन पे पहुंचना, नतीजा खेज उसका साबित होना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा अगर ये रास्ता भी है तो ये भी मुज़ाकरात का उसकी कामयाबी के एक दलील बन सकता है। कायरा साहब बताइएगा, क्या ये मामला हल की तरफ जा रहा है या ये बिगड़ भी सकता है? देखिए, बिगड़ना तो किसी सूरत में नहीं चाहिए, इसको हल होना चाहिए, क्योंकि ये बिगाड़ सिर्फ हुकूमतों तक नहीं होता, ये पाकिस्तान के वफाक का इशू है। ठीक। और इससे पाकिस्तान के वफाकी यूनिट्स के आपस में तनाव आ जाने से खुदा न खास्ता बहुत बड़े नुकसानात होने का इम्कान होता है। तो इस तरफ सोचना भी नहीं चाहिए कि ये हल नहीं होगा। ये वन वे और द अदर इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। किसी एक तरफ की बात मान ली जाए या दोनों अतराफ थोड़ा थोड़ा अपने रवैयों में नरमी पैदा करके इस मामले का हल किया जाए। ये जितना डिले हुआ है उसके नतीजे में वहाँ पे मुख्तलिफ ग्रुप्स ने जो प्रेशर बिल्ड करने शुरू किए, जो नेगेटिव डिबेट शुरू की, उसके बहुत सारे असरात हैं जो इस वक्त कौमी डिबेट पे जो छाए हुए हैं। तो ये इसके छटने का इम्कान भी डायलॉग के जरिए। अच्छा, कारे साहब, पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी है सिंध, वहां पर जितनी रिजेंटमेंट है इस बारे में आज तो वज़ीर आला साहब को यहां तक बयान देना पड़ा कि कम से कम रोड बंद ना करें, आवाम को तकलीफ पहुंच रही है। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, अगर ये मामला सिंध की आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचेगा। ये बात तो सारे जानते हैं जी।
लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि इसको फिलहाल मेरी दानिश में, और मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस पे फर्दर कमेंट करूं, मेरी दानिश में अभी इसको डिबेट का रंग नहीं देना चाहिए कि सिंध में अगर ये अप्रूव ना हुआ तो सिंध में क्या असरात होंगे, लोग क्या करेंगे, उसके खदशात मौजूद हैं। लेकिन ये डिबेट अभी इसको इस रंग में होना चाहिए कि हाँ ये सॉल्व होगा, इसका कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकलना चाहिए, इसका कोई एमिकेबल और मुत्तफिक का हल बनना चाहिए, यही हमारे मफाद के लिए मफाद में है। और दूसरी राय जो है फिर उस राय के ऊपर डिबेट होनी शुरू हो जाती है कि अच्छा एक तरफ से कहा जाएगा कि ये हुआ तो हम ये कर देंगे, वो कहता है अच्छा ये हुआ तो ये कर देंगे, यानी मौके पे कुछ नहीं हुआ होता लेकिन जंगोजदल शुरू हो जाता है, तो वो सिवाय नेगेटिविटी के और नुकसान के और कुछ नहीं देता। एक और मामला जिस गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने बात की और उसके बाद वजीर आला अली अमीन का भी बयान आया कि इसहाक डार साहब का दौरा अफगानिस्तान जो है, और इन दोनों का मौकिफ ये था कि सूबे को ऑन बोर्ड लिया जाता। दो सूबे सबसे ज्यादा मुतासर हो रहे हैं अफगानिस्तान के मामलात की वजह से, केपी और बलूचिस्तान, तो उनसे अगर मुशावरत हो जाती तो बेहतर होता। आप एग्री करेंगे इस मौकिफ से? देखिए दूसरे फरीक का भी पता चले कि उनका क्या मौक़िफ़ है, फिर आप उसको बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। डार साहब अगर गए हैं तो वो एक बर्फ पिघलाने वाला काम होता है, इब्तदाई मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद जब उसके डिटेल में डिस्कशन होंगी तो यकीनन उसके अंदर बाकी लोगों को भी शामिल कर लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत अपने तई सूबों के साथ मशावरत कर लेती है, लेकिन खारजा अमूर के बारे में ये दायरा कार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट का होता है। माजी में ऐसा किया गया कि सूबाई हुकूमतों को कहीं कहीं शामिल किया गया, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इख्तियार बहरहाल ये फेडरल गवर्नमेंट का है। और मेरा ख्याल है कि अगर माजी में नहीं किया गया तो इसका जवाब तो बेहतर डार साहब या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव दे सकता है। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि इस मामले के ऊपर कोई जिद नहीं होगी, कोई हटदर्मी नहीं होगी, बल्कि एक इब्तदाइया है, उसके लिए आप आगाज करते हैं और फिर जब एट लेंथ डिस्कशन होती है, दोनों अतराफ के पॉइंट सामने आते हैं, फिर उसके ऊपर आप राय लेते हैं और उसके ऊपर अपना एक सवाल खड़ा करते हैं या अपना एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं। उस वक्त मेरा ख्याल है यकीनन इस पे मशावरत की जाएगी। आर्या साहब, थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पूछेंगे इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर का क्या वर्जन है, वफाकी हुकूमत का क्या वर्जन है, और जो पंजाब के वज़रा के बयानात हैं इस पर उनका क्या मौक़िफ़। वेलकम बैक। राजी, ब्रेक से पहले कमर ज़मान कारा की तफसीली गुफ्तगू आपने कैनाल्स वाले मामले पर सुनी। मुल्क की सियासत में गैर यकीनी की सूरत हाल तो वैसे भी रहती है। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमातें हुकूमत से नाराज़ हैं फ़िलहाल, और मुतालबात तस्लीम ना किए जाने पर हुकूमत से अलहदगी की धमकियाँ भी दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में मईशत में बेहतरी की खबरें सामने आ रही हैं। हुकूमत भी माशी इशारे मुस्बत होने के दावे कर रही है। अपने दावों को दुरुस्त साबित करने के लिए हुकूमत मुख्तलिफ अदाद व शुमार भी पेश कर रही है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। गुज़श्ता माह मार्च में महंगाई की शरह 57 साल की कम तरीन सतह पर आई। मार्च 2025 में महंगाई की शरह 0.7% रही, जो फरवरी में 1.5% थी, और मार्च में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा $4 अरब से ज़्यादा तरसीलात ज़र रही, और इस मद में रिकॉर्ड $4.1 अरब की आमद हुई। इसी तरह मुल्क के करंट अकाउंट के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से ज़्यादा का इजाफा हुआ। करंट अकाउंट माली साल के 9 माह में $1.85 अरब सरप्लस रहा, जो इससे पहले कभी देखने में नहीं आया। हुकूमती अदाद शुमार के साथ साथ आलमी इदारे भी मईशत में बेहतरी के मोतरफ हैं। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच जो है, उन्होंने पाकिस्तान की माली कारकर्दगी में बेहतरी, अफरात ज़र में कमी और माशी हस्ते का एतराफ़ करते हुए पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग CCC+ से बेहतर करके B- कर दिया और आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया। और अब हुकूमत मईशत में अहम इस्लाहात पर काम कर रही है। आलमी बैंक और IMF के मौसम बहार इजलास के साइड लाइन पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना से होने वाली अहम मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने IMF की सरबराह को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली सारी इस्लाहात की मुकम्मल यकीन दहानी भी करवाई। राजी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया। सब पहले तो ये बताइएगा
इकोनॉमी पे जाने से पहले जो कैनाल्स वाला मामला है उस पे अगर डिस्कशन कर लें कि अगर पंजाब के कुछ वज़रा की स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो वो मामला कोई ज़्यादा बेहतरी की तरफ उससे नहीं जाएंगे। जो उन्होंने कहा कि मुराद अली शाह को अली अमीन गंडापुर जैसा नहीं बनना चाहिए पूरा सारा, लेकिन फिर विफाक में जब आप बात करते हैं, इमरान सनाउल्लाह साहब से कल बात हो रही थी, वो ऐसी बात कर रहे हैं कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है और ये हल हो जाएगा। एज वी स्पीक क्या डेवलपमेंट है उसमें? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो इंगेजमेंट हमने स्टार्ट कर दी है पीपल्स पार्टी के साथ, और जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो कोई जिद पे नहीं है। हुकूमत का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि जो 1991 का वाटर रिकॉर्ड का जो मुआहदा है उसके अंदर रद्दोबदल नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि सिंध का हक नहीं मारा जाना चाहिए। कोई जो है वो वहाँ जो है पानी की परसेंटेज के अंदर कोई रद्दोबदल नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हर जो सूबा है वो ये हक रखता है कि वो पानी का जो उसका शेयर है वो उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। अच्छा, तो हम जब इस पे सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, लेकिन इस पे फिर इम्प्रेशन सिंध में क्यों ऐसा बन गया है कि पंजाब जो है वो पानी डाका मार रहा है? अल्फाज इस्तेमाल किए। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ये कल काम तो नहीं शुरू होने लगा कि कल जो है वो, अभी तो कैनाल बनी भी नहीं है, अभी तो कैनाल की कंस्ट्रक्शन होनी है, फिर वहाँ सारा ये मामलात होने हैं। तो ये इस वक्त जो है जो एक पॉलिटिकल जो एक नैरेटिव बन गया है, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी उसको जो है वो संभालने में, या उसको जो अफवाहें फैल रही हैं, जो प्रोपोगेंडा फैला हुआ है, बजाय कि उसको जो है एक जिम्मेदार जो सियासत होती है वो यही होती है कि आप प्रोपोगेंडा के साथ आप आवाज़ ना बन जाएं। और वो शायद प्रेशर जो है वो उसके अंदर ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। बहरहाल हमारा ये मौक़िफ़ है कि भाई अगर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाता है तो फिर तो हम भी नहीं इसके साथ खड़े। लेकिन अगर ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाता है कि पानी जो है सूबा अपनी मर्जी से अपनी जो है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक ये इशू है कि सूबों के अंदर पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 1991 के रिकॉर्ड के मुताबिक, जिसके लिए टेलीमीटरिंग का निज़ाम जो है वो लग रहा है 25 अरब का प्रोजेक्ट था जो 2024 में हुआ, अगले चंद महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो हमें ये बड़ा क्लैरिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ पता चल जाएगा कि सूबों का पानी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किसी का हक नहीं मारा जा रहा। दूसरा जो इशू है वो ये है, टेलीमीटरिंग से हमें पता लगेगा कि असल में पानी कम मिल रहा है बलूचिस्तान को और केपी को। देखें, ये तो अब एक ऐसी चीज है जो टेलीमीटरिंग जब लगेगी तो पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक जो पहलू है जो डिस्कस नहीं हो रहा और नहीं होता वो ये है कि जो सूबे को पानी मिला, क्या वो सूबे के अंदर मुनसिफाना तौर के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या वहाँ जो हेड पे बैठे हैं और टेल पे बैठे हैं, क्या वहाँ इंसाफ हो रहा है? तो ये चीज़ भी वाजे जो है वो सामने आ जाएगी। तो देखें, ये एक और पहलू है जिसको अगर आप ये इस चीज़ से कवर होता है कि जी फलाने ने हमारा पानी हक मार दिया और जो है वो हमें हक मिला ही नहीं तो इसलिए पानी की शॉर्टेज है। तो ये सारे पहलू एक तो जिद्दत से ये क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, जब हम कह रहे हैं, हम तैयार हैं कि अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो हम इसके ऊपर हम स्टैंड नहीं लेंगे, और अगर हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है तो आप उस पर स्टैंड ना लें। ये बड़ी लॉजिकल बात है ना, तो फिर कंक्लूजन की तरफ क्यों नहीं जा रहा ये मामला? बिकॉज ये एक प्रोपोगेंडा और एक मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो ये फैसला कर रही है कि हमने इसकी आवाज़ बनना है। बहरहाल हम समझते हैं कि जो नेगोशिएशन होगी उसके अंदर कंसेंसस के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ये भी हम कह चुके हैं। अभी जो फौरी तौर पे मसला है वो ये कि 18 तारीख से सड़कें बंद हुई हैं वो सखर में, और लोगों के जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के कंटेनर्स हैं वो फंसे पड़े हैं, जो माल मवेशी है उसकी जान को ख़तरा है। तो मेरे ख्याल से सिंध को, हुकूमत को जो है वो कम से कम रोड ब्लॉक तो क्लियर करा के उसको खोल देना चाहिए। आज वैसे सीएम सिंध ने अपील तो की है उनसे कि यार आप ठीक है एहतजाज करें, लेकिन नुकसान जो है वो अपने लोगों का उनको पहुंचा। अच्छा, एक जो उनका एतराज है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का आप इजलास बुलाएं, वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा? देखिए, उसके ऊपर दार साहब ने भी यही कहा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर ये आएगा और वहीं हम इसको रिजॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये पीपल्स पार्टी और PMLN का जो एक राब्ता कायम हुआ है, कम से कम हम इन बातचीत को कहीं आगे लेके जाएं, मैच्योर करें और फिर CCI में भी चले जाएंगे। देखिए, CCI का जो इजलास है वो कोई एक आधे इजलास के अंदर या एक नशिस्त के अंदर ये ऐसा मामला नहीं है, जो उसके लिए हमें प्रेपरेटरी वर्क करने की ज़रूरत है। जो मेरे ख्याल से जो अभी हमने राब्ता किया है वो वहाँ हो जाना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ एक टेक्निकल डिबेट करनी चाहिए। ठीक, अच्छा, मईशत की बात करते हैं।
इशारे तो मुस्बत हो गए हैं और एंड होपफुली के आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ऐसे होगा, लेकिन हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ भी जाना है। उसके बगैर तो ये इशारे जो हैं इस तरह से सस्टेनेबल नहीं है, उसके बगैर ग्रोथ भी उस तरह से आप अचीव नहीं कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज 2025 तक प्रोजेक्टेड है कि 20% हमारा जो GDP है वो खा जाएगा। अब सर आगे जो रिफॉर्म्स हैं इस पर करने में कितनी गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी और कब ये सोच हम में पैदा होगी कि ये जो MNAs को ये जो अरबों रुपए दिए जाते हैं कम से कम, और वो लगते ठीक जगह पे नहीं है। सिर्फ अगर बलूचिस्तान की बात करें 1000 अरब रुपए, लेकिन पता नहीं उसमें से बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो सिर्फ कागज़ों में ही होती हैं और फिर महरूमियाँ और वो सारी भी होती हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे सर ज़रा बताइएगा कि वेयर डू वी स्टैंड। बात ये, एक तो मेरा मौक़िफ़ है, फिर एक वो मौक़िफ़ है जो थर्ड पार्टी का है। थर्ड पार्टी IMF है। अब IMF की जो प्रेस रिलीज थी उसमें वो कहती है कि हुकूमत की कमिटमेंट टू रिफॉर्म जो है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह IMF जो है वो पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स को भी एक्नॉलेज कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बता रहा है कि इस हुकूमत का जो रिफॉर्म एजेंडा है वो कम से कम उसको मल्टीलैटरल्स तो तस्लीम कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल हमारा रिफॉर्म्स का एक मुकम्मल एजेंडा है। जो आपने बात की इसके ऊपर भी हमें इदराक है कि, लेकिन क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इकॉनमी है और ये चीज़ भी हमें मैनेज करनी पड़ती है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि PSDP को हमें क्लेंस करने की ज़रूरत है गली नालियों से, बल्कि हमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट से भी क्लेंस करने की ज़रूरत है। और हम इसी तरफ बढ़ें। इस दफ़ा भी हमने PSDP के अंदर जो प्रोविंशियल नौयत के जो उनकी ADB से कवर होने चाहिए, हमने उन प्रोजेक्ट्स को छांटी किया और ये IMF का भी रिफॉर्म था। देखिए, उसके अलावा पावर सेक्टर में आपने देखा कि अभी हम सर्कुलर डेक्ट को जो है वो फाइनेंस कर रहे हैं और सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे फाइनेंस IPPs के साथ जो IPPs के साथ हमारे कोई 36 के करीब IPPs के मुआहदे जो हैं वो रिन्यू हो चुके हैं या ख़त्म, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म किए गए हैं। तो ये वो सारा रिफॉर्म एजेंडा अभी फाइनेंशियल एडवाइजर्स डिस्को के लिए जो हैं उनको हायर करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट है। PIA के हवाले से आप देखें, सेकंड बिडिंग का मरला जो है उसके अंदर हम जाने लगे। उसके अलावा FBR के अंदर जो रिफॉर्म एजेंडा है वो इस वक्त जारी है। शॉर्टफॉल है वैसे रेवेन्यू का FBR का। देखिए, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। पाकिस्तान में सैकड़ों मसाइल हैं। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें भी नहीं बह रही, हम ये भी नहीं क्लेम करते। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि बेहतरी लेके आए। अब हमारा जिस तरह बजट में ये एजेंडा है कि हम किसी तरीके से सैलरीड क्लास को रिलीफ दें, तो जो जहां टैक्स रेट्स आ गए हैं मजीद आप इनको बढ़ा नहीं सकते। तो वो हम उसके लिए इवेजन के ऊपर जो टैक्स इवेजन है उसको ख़त्म करने के लिए, टैक्स बेस को बेहतर करने के लिए, असल जूस टैक्स इवेजन में तो उसके ऊपर फोकस्ड है FBR, उसके ऊपर काम हो रहा है। अभी हमने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस लगाए, सूबों ने बड़ा ताउन किया उसके ऊपर। IMF प्रोग्राम के तहत जो है वो एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा। प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर जो हमने सिंक्रोनाइजेशन की FBR की, DC वैल्यूज, तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पेंशन्स के हवाले से वफाक ने किया, अभी राइट साइजिंग का मरा, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अंडर प्रोग्रेस। और मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया कि IMF का जो एक कमेंट है वो इस चीज की तसल्ली देता है। अच्छा, एक अब आखिरी सवाल, टाइम मुख्तसर है। आम पाकिस्तानी के लिए ट्रिकल डाउन इफेक्ट, उनकी जिंदगियों में बेहतरी जो है वो कब आप आते देख रहे हैं? देखिए, ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो ग्रोथ से आता है। और ग्रोथ से कैसे आता है? देखिए, हमने महंगाई के टैक्स को तो काबू कर लिया और ये सबसे बड़ा टैक्स होता है क्योंकि ये गरीब की जेब पे डायरेक्ट जाता है। ये 38% पे था, इसको हम 1.5-2% पे ले आए, जिस तरह आपने कहा। अब लोगों का जो बजट है वो कैसे बेहतर होगा? जब उनकी आमदन बढ़ेगी और इंशाल्लाह मिनिमम वेज को भी बढ़ाएंगे। लेकिन असल आमदन कब बढ़ती है? जब ग्रोथ आती है। अभी हम एक लो ग्रोथ के अंदर हैं, 1.5% है, अभी 2.5% के इम्कानात हैं, क्या हम कहते हैं 3% हम कर लेंगे। लेकिन ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ग्रोथ के लिए हमारी कोशिश और काविश यही है, जो रिफॉर्म्स की भी आपने बात की, कि ग्रोथ वो हो जो सस्टेनेबल हो और इम्पोर्ट लेड ना हो, कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ ना हो। तो उसके लिए हम IT के ऊपर काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बेहतरी, यील्ड्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इन्वायरमेंट इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती, इंटरेस्ट रेट सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा फोकस इसी चीज पे है कि हम ऐसी ग्रोथ पे जाएं। ग्रोथ पे हम जल्दी भी जा सकते हैं, लेकिन उस ग्रोथ का फायदा नहीं है जो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट देते। तो कोशिश सारी हुकूमत की यही है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की यही है कि वो ग्रोथ हो जो सस्टेनेबल हो और ग्रोथ से ट्रिकल डाउन आता है। ग्रोथ जो है वो ट्रिकल डाउन। राना एहसान
अफजल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। वक्त तो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। JUI ने उनसे इत्तेहाद करने से इनकार कर दिया है। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ और अपोजिशन जमातों के बगैर सोलो फ्लाइट के बायस अपोजिशन की सियासत को एक धचका पहुंचा है। ईद से पहले अपोजिशन जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए मुतादिद इजलास हुए, जिसमें बातचीत तकरीबन तय भी हो चुकी थी, लेकिन PTI ने दरपर्दा इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की कोशिश की, जिसके बाद अपोजिशन जमातों ने उनसे वजाहत तलब की और जवाब ना मिलने पर PTI से दूरी इख्तियार कर ली। अपोजिशन की बड़ी और मजबूत जमात JUI ने PTI की मौजूदा क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए किसी किस्म के इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार किया है। मौलाना के मुताबिक JUI फे अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी और अपने प्लेटफॉर्म से जदोजहद करेगी। किसी मौके पर अगर किसी नुक्ते पर अपोजिशन की दीगर जमातों के साथ चलने की ज़रूरत महसूस हुई तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। PTI की मौजूदा क़यादत में आपस की लड़ाइयों ने पार्टी को इस कदर उलझाया हुआ है कि किसी भी फोरम पर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने या इस सिलसिले में दीगर अपोजिशन जमातों से राब्ते करने के लिए कोई संजीदा गुफ्तगू भी नहीं हो पा रही। पार्टी की आदत सिर्फ इस बात पर बहस मुबाहिसे में मसरूफ़ है कि बानी PTI से मुलाकात कौन करेगा और किसका नाम फहरिस्त में शामिल किया जाएगा, किसका निकाला जाएगा। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पार्टी की सियासत को किस जानिब लेकर जा रही है और हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद अगर नहीं बन सका तो ये किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होगा। तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, जहाँ तक हमारी इतलात हैं, JUI की जो जनरल काउंसिल है, शूरा है, उस इजलास में PTI के साथ इत्तेहाद में जाने से इनकार कर दिया है। कई वजूहात है और आप ये बार बार कहते आए हैं कि PTI की जो मौजूदा क़यादत है इनमें सलाहियत ही नहीं, लेकिन एक बड़ा एतराज़ ये था जो आज़म साथी साहब की स्टेटमेंट थी कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का उन्हें टास्क दिया गया है, इसकी वजह से JUI ने इनकार किया। देखिए आदिल, जो बड़ा एतराज है वो ये तो ऐसी बातें हैं ना, इशू एतमाद नहीं है। एतमाद होता है जहाँ पे कोई बंदा बिल्कुल जो अजनबी लोग हैं उनके साथ आपको आप बात मानेंगे कि एक बिल्कुल खुल डुल के बात भी तो नहीं ना हो सकती। सो एक तो PTI की जो लीडरशिप है उसको जो मौलाना फजलुर रहमान है या बाकी लोग हैं वो अंडर 19 की लीडरशिप समझते हैं और वो दुरुस्त समझते हैं। दूसरा, और जाहिर है कि आप उनके साथ क्या बात कर सकते हैं। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फिर उनको पता नहीं है, मसलन आप देखें, ये बात मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कही थी, ये इत्तेहाद होना बड़ा मुश्किल है, नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले देखें कहा कि हम नून लीग से, पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान से करेंगे। फिर आप एक दिन टीवी लगाते हैं तो पता चलता है कि वो तो बातचीत हो रही है। फिर जब चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा तो इन्होंने बगैर किसी इत्तेहादी को साथ लिए ये सारे जो है वो चीफ जस्टिस के पास चले गए। तो इस बात में देखिए ना, उनका भी JUI जो है उसका मसला ये है कि वो कहते हैं कि अगर हम बातचीत करें और आप वही हमारे साथ सलूक करें जो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने किया था, तो फिर हमें उसका क्या फायदा होगा। जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल डील ऑफर अभी तक PTI की तरफ से मौलाना फजलुर रहमान को नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि ये अलायंस जो है वो नहीं हो सका और ये बड़ा धचका है इनकी सियासत को। अच्छा, शेर अफजल मरवत का जो दावा है कि 3 महीने जो है जिसमें से 15 दिन गुजर गए हैं, PTI का सोशल मीडिया खामोश रहेगा और खान साहब भी कोई बात नहीं करेंगे और उसके बाद वो रिहा हो जाएंगे, क्या आप समझते हैं इस बात में कोई वजन है, किसी न किसी लेवल पर कोई बात हो रही है या वैसी हवाइयां उड़ा रहे हैं? देखिए बात ये है आदिल के ये जो मॉडल है ना कि अपोजिशन जो है वो इंतजार करे कि हुकूमत और फौज में लड़ाई हो जाए और फिर फौज और अपोजिशन मिलके हुकूमत को छुरी मार दें, ये मॉडल भी पाकिस्तान में बदलना चाहिए और हमें बातचीत की तो जरूरत है। आज जो हिंदुस्तान में हुआ है अभी, उसके बाद आप देखेंगे कि जिस किस्म का प्रेशर माउंट होगा ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी, पाकिस्तान में अगर बातचीत नहीं हो रही तो फौरन शुरू होनी चाहिए और शुरू होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। जहां तक मुझे पता भी है और मुझे खान साहब ने खुद ये बताया था कि उनको ये बार बार कहा गया कि आप बनीगाला चले जाएं या KP चले जाएं, उसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए इमरान खान में और हुकूमत में और एस्टैब्लिशमेंट में एक ही बात पे मुज़ाकरात होने हैं
और वो ये होने कि आपने इलेक्शन कब कराने हैं। हुकूमत कहेगी हम 3 साल बाद कराएंगे, खान साहब ज़ाहिर चाहेंगे 6 महीने में करा दें। ये दरमियान की मुद्दत जो है ये निगोशिएशन है। अब इस वक्त तो खैर मुझे यूं लग रहा है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन बचेगी नहीं, क्योंकि जिस किस्म के हालात इस वक्त आपने देखे ना, इमरान खान कह रहे थे हमें अफगानिस्तान में जो है उनको अपने साथ रखना चाहिए। आपने इसहाक डार और उससे पहले बिलावल जो है वो गए ही नहीं अफगानिस्तान, अब इतने अरसे बाद वो दौरा किया। और आज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो आप देखते हैं कि ये बॉर्डर सिचुएशन हमें मजबूर करेगी बात के लिए, या कोई हम खुद भी अकल करेंगे। लेकिन फवाद साहब इशू ये है कि तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट साफ कह चुकी है कि हमने किसी से बात नहीं करनी। तो अगर मिड टर्म इलेक्शन या ऐसा इस कुछ सेटलमेंट पे बात होती है तो ऑब्वियसली वो हुकूमत से होगी, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है पीटीआई के पास। नहीं आदर, लेकिन वो देखे ना कि आपने जब पहले कह रहे थे, इमरान खान कह रहे थे एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो आप बार बार यही कह रहे थे मीडिया पे कि जी ये आप हुकूमती पार्टियों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। जब उनसे मुज़ाकरात हुए तो फिर पता ये चला कि वो बेचारे तो इस काबिल भी नहीं है कि वो हुकूमती कमेटी की कि वो जो पीटीआई की कमेटी है उसकी मीटिंग ही करा सके खान साहब से। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का भी पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपने नून लीग को फिर ओहदे दिए हैं तो कोई थोड़ी बहुत उनको इज्जत भी तो देना। अब आप देखें अयाज सादक, इसहाक डार, इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों ने क्या जोर नहीं लगा लिया कि वो मीटिंग करवा सकें, लेकिन वो नहीं करवा सके। अब भी आप देखें कि ये जो नहरों का मामला है, आपने नून लीग को फंसा दिया उसमें। तो ये भी एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको अगर ओहदे दे भी दे तो उनको फिर थोड़ी बहुत भी इज्जत देने को तैयार नहीं होती। तो बातचीत जो है वो नहीं हो सकेगी जब तक हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी नहीं बैठेंगे। बाकी तो देखें ना, ऐसे ही अपना डायलॉग वाली बात है, जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं बैठेंगे बातचीत का कोई फायदा नहीं, ना ही होनी है। अच्छा, ये जो नहरों वाला मामला है, चुलिस्तान वाला, आप काफी गहरी नजर रखते हैं ऐसी चीजों पर। सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। पंजाब में 2 नुक्ते नजर हैं, कोई कहता है होना चाहिए, कोई ये कहता है कि हमारे पास तो बाकी पंजाब को सैराब करने के लिए पानी नहीं है, तो चुलिस्तान को कैसे आबाद करेंगे। एक कंट्रोवर्सी सी बन गई है इस मामले से, क्या टेक है आपकी इस पर? देखिए, मुझे ये लगता है कि SIFC ने जब ये फैसला किया है तो उनको नेचुरली जो पानी की पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की उसके बारे में कोई ज्यादा इल्म नहीं था। हैरान कुन बात यह है कि जरदारी साहब ने जो इसको साइन कर दिया और जिस तरह से SIFC का मुतालबा था उन्होंने उस पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, उसके बाद पीपल्स पार्टी बड़ी मुश्किल में फंस गई है। ये जो नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है सिंध की, इसमें जो पानी का मसला है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। और आप तो खुद इतने अरसे से चूंकि सहाफत कर रहे हैं, आपके जहन में होगा कि कालाबाग डैम के ऊपर कितने बड़े इश्यूज बने। मैं आपको बताऊं कि परवेज मुशर्रफ साहब बहुत सीरियस थे कालाबाग डैम बनाने के ऊपर, तो उनके अलाये थे अरबाब रहीम साहब और लियाकत जतोई। एक मीटिंग में उन्होंने उन्हें कहा कि आप अगर ये डैम बनाएंगे तो फिर हमारे लिए कब्रिस्तान की जगह इस्लामाबाद में मुख्तस कर दीजिएगा, क्योंकि हम सिंध नहीं जा सकेंगे। तो जस्ट शोज के किस किस्म का ये सेंसिटिव इशू है। पीपल्स पार्टी इसके ऊपर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगी अपनी वोटर का। और आपने दोबारा जो मैं बात कर रहा था कि अनफॉर्चुनेटली जब आप ओहदे देते हैं तो फिर उनको कोई इज्जत भी तो दें। अब आप देखें ना, आपने खैबर पख्तूनख्वा में नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स को मजबूत कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने नेशनलिस्ट को भी छोड़ दें, आप उससे भी आगे चले गए, आपने सेपरेटिस्ट को मजबूत कर दिया है। अब सिंध में भी अगर आप पीपल्स पार्टी को कमजोर करेंगे तो फायदा नेशनलिस्ट को होगा। देखिए, वो वहां पे उनका मुकाबला कोई पीटीआई या नून लीग से नहीं है, वहां पे उनका मुकाबला जय सिंध और दीगर जो नेशनलिस्ट पार्टियां हैं उनसे है। तो ये तो मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी नून और पीटीआई को कमजोर करने का फायदा जो है वो सिवाय मजहबी एक्सट्रीमिस्ट को और जो आपके दूसरे सेपरेटिस्ट हैं और नेशनलिस्ट हैं उनके अलावा किसको पहुंचेगा। आपको तो प्रोटेक्ट करना है इन 3 बड़ी पार्टियों को। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, जहां आखिरी इत्तलात आने तक तकरीबन 25 सियाह जो हैं वो इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में मारे जा चुके हैं। ब्रेक के बाद उस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। मकबूजा कश्मीर के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 24 से ज़्यादा सियाह जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। मुसलमान अक्सरियती ये इलाका है जहाँ पे ये वाक़या हुआ। ये गुज़श्ता एक साल के दौरान मकबूजा वादी में पेश आने वाला बदतरीन वाक़या से करार दिया जा रहा है और पुलिस ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों को फौरी तौर पर मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहाल किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इंडियन मीडिया का दावा है कि हमलावर पुलिस की वर्दी में मुलविस थे, जिनकी तादाद 2 से 3 थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक कश्मीर रजिस्टर्स नामी एक निस्बतन गैर मारूफ ग्रुप ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि खित्ते में 85,000 से ज़्यादा बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, जिससे खित्ते में आबादियाती तब्दीली आ रही है। ग्रुप ने खबरदार किया कि अब जो भी गैर कानूनी तौर पर कश्मीर में बसने की कोशिश करेगा तशद्दुद का निशाना बनेगा। इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस वाक़े के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि दहशतगर्दी से लड़ने का अज़म गैर मुतज़लज़िल है और ये भी और भी मजबूत होगा। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की मकामी हुकूमत ने इस्मा असम्बली में बताया था कि गुज़श्ता 2 सालों में इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 84,000 अफराद को खित्ते में डोमिसाइल के हुकूक दिए गए हैं। सियाहों पर आखिरी बड़ा हमला जून 2023 में हुआ था, जब एक बस पर हमले के बाद वो गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें कम अज़ कम 9 अफराद हलाक हो गए थे। वाक़े के बाद इंडियन मीडिया हमेशा की तरह पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी है और इस वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया। एक तो इस वाक़े को आप कैसे देख रहे हैं, साथ में ये भी बताएगा कि जैसे ही वाक़या होता है बगैर किसी तहकीक के फौरन इंडियन मीडिया जो है तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब हो जाता है। जी आदिल साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि ये वाकया इंडियन हेल्ड कश्मीर में हुआ है और जहाँ तक इंसानियत के लॉस का ताल्लुक है तो वो बहैसियत मुसलमान और एक बहैसियत पाकिस्तानी एंड सोल्जर मैं अफसोस जरूर करूंगा इस वाकये के ऊपर जो लोग मारे गए। लेकिन इसके जो मुहर्रकात है उसके पीछे अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया की अपनी हुकूमत, इंडिया की अपनी पॉलिसीज, इंडिया का हिंदुत्व माइंडसेट और इंडिया का जो कश्मीर के साथ जुल्म बर्बरियत का जो एक कहानी है वो इसके पीछे मेन रिस्पॉन्सिबल है। इट इज वेरी इजी। देखिए, 2 चीजें हैं। अगर तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये 100% के बहुत करीब ये वाकई मुझे लगता है कि ये एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। जेडी वैंस का अपनी इंडियन नजाद बेगम के साथ इंडिया में मौजूद होना, तमाम इंटरनेशनल मीडिया का फोकस इंडिया के ऊपर होना और फिर मोदी साहब का सऊदी अरेबिया का जो विजिट है, अगेन जो मिडिल ईस्ट का फोकस है उनके विजिट के ऊपर, तो इस वक्त इंडिया एक फोकस में रहकर एक ऐसी शरारत करने की पूरी सलाहियत रखता है जैसे कि पुलवामा में की गई, उससे पहले भी बहुत से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उन्होंने किए। तो वो पूरा एक ड्रामेटाइज एक जो मूवीज वाला वो सीन है वो क्रिएट करने की सलाहियत रखता है। और आपने देखा होगा कि इनका मीडिया जो अभी बेसिकली एक गोदी मीडिया ही है जो मोदी के इन्फ्लुएंस के साथ बिल्कुल चलता है। उसके वाकयात तो हम पास में देख चुके हैं। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन अभी इंसिडेंट हुआ नहीं तो वो कमेंट्री ऐसे कर रहे थे जैसे वहीं पे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है और ट्रेन के साथ ट्रेवल कर रहे हैं जी। इधर भी इंसिडेंट हुआ नहीं और एक पक्का सेट नैरेटिव। देखिए, इतना 400 चैनल्स है इनके, 400 चैनल्स में कहीं ना कहीं तो कोई डिफरेंट नैरेटिव आता, पक्का एक गिवन अलॉटेड नैरेटिव के साथ ये चलते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी तंजीम ने जो कश्मीर की हम बात कर रहे हैं कि उनकी अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, देखिए वहां का कश्मीरी नौजवान अब सप्रेशन से तंग आ चुका है। 370 आपने कर दिया, 35A कर दिया आपने, लॉज पूरे इंडिया में जो लगाए हैं एंटी मुस्लिम लॉज हैं, वक्फ बिल ले ले, एंटी मुस्लिम बिल ले ले, जो मुसलमानों की वहां से आपने स्टेट छीन ली। तो मुसलमानों में और कश्मीर के बारे में जो उनकी अपनी विद इन दोज नॉट ओनली इन कश्मीर जो मुसलमान इंडिया में रहते हैं उनके साथ जो अप्रोच है उसको सामने रखे तो मोदी सामने आता है। और अगर किसी तहरीक ने किसी लोगों ने किया है जो कश्मीर के अंदर है तो फ्रिक्शन तो बढ़ेगी। कब तक आप जुल्म के नीचे रहेंगे? आपकी आजादी तलब होगी, आपकी सॉवरेनिटी तलब होगी है। 80,000 से ज्यादा आपने लाशें उठा ली हैं, आपकी माओ बहनों के रोजाना रेप हो रहे हैं।
वहां आपकी इंसानियत, तो आपका क्या ख्याल है कि फ्रिक्शन नहीं होगी? देखिए इजराइल जैसे मुल्क के खिलाफ भी फ्रिक्शन निकल आती है, वो गोलियां चलाता है तो आगे से गुलेल और पत्थर लोग निकल आते हैं। रेजिस्टेंस की अपनी फॉर्म्स होती हैं। जहां तो आपने कैदो बंद रखा हुआ है, आपने जिंदगी छीन ली है, जिन माओ के बच्चे गए होंगे, जिनके वालिदैन चले गए होंगे, वो रेजिस्ट नहीं करेंगे। ये एक इंटेग्रल उनका इशू है। पाकिस्तान इज एन इजी प्रे। हमेशा वो कहते हैं ना कि जब भी पॉलिटिक्स उनकी करनी उन्हें पता है कि पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दें, लेकिन मैं एक इंटरनेशनल नैरेटिव भी थोड़ा सा देख रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी अमेरिका में चीजें हुई, पाकिस्तान की जो मिसाइल से रिलेटेड कंपनीज हैं या सपोर्ट थोड़ी सी करती है, उन पे जिस तरीके से सैंक्शन लगी है। एक सेनेटर साहब जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री पे पाबंदियों की बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में ये गए हुए हैं, मैंने पहले जिक्र किया। जेडी वैंस आए हुए हैं। तो एक रेड सिंडिकेट एप्लीकेशन भी पाकिस्तान के खिलाफ लगती है। तो इसके 4-5 पहलू हैं जिनको मद्देनजर रख के हमें ये अपनी पॉलिसीज अपनानी होगी और इनकी इंटिमिडेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं तो बाइज़ पाकिस्तानी और मुसलमान अफसोस किया है इन जानों पे, अनलाइक इंडियन जो पाकिस्तान में रोज खून होता है और इनके ये जो एक्सपर्ट्स और लोग और मीडिया जिस तरीके से इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से बातचीत कर रहा होता है, तौहीन आमेज तरीके से, इनको इंसानियत की एक इंसानियत और हैवानियत में यही फर्क होता है। तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम कंडेम करते हैं ये मासूम लोगों का मारा जाना, लेकिन इसके पीछे इंडियन हुकूमत, इंडिया का रवैया और हिंदुत्व माइंडसेट है जिसका जो कश्मीरी है इनको और इंडिया में रहने वाले लोगों को अपनी हुकूमत से ये सवाल करना चाहिए। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।